नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। आज हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा रखने जा रहे हैं जो सीधे हमारे लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है। संविधान, लोकतंत्र और चुनाव आयोग। जी हां, लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब उसकी बुनियादी संस्थाएं पारदर्शी और निष्पक्ष हों। लेकिन क्या आज हालात वैसे हैं? क्या मतदाता सूची की गड़बड़ियां चुनाव प्रक्रिया में लगातार सामने आ रही हैं? अनियमितताएं और राजनीति का बढ़ता दबाव हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर रही हैं। शरद जी नए रास्ते पे। आज भोजन में ढोकला परोसा गया। ढोकले के कई मायने होते हैं। ढोकला कहां से आता है? ढोकला किसको प्रिय है? शरद जी ढोकले को क्यों अहमियत देते हैं? आज पूरनपोली थी नहीं, आज भरली वांग थी नहीं, आज भारी बदलाव आ गया है। तो ऐसे व्यवस्था में यदि हम भारत के वर्तमान राजनीति की बात करें तो ये समझ में नहीं आता कि हमको हंसना है, हमको रोना है, हमको अपने आप को बचाना है, हमको भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ करके जाना है। क्योंकि 2014 से इस देश की राजनीति के मायने पूरी तरह से बदल गए। मैं हमेशा कहता हूं कि ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है और जो जितना बड़ा निर्लज्ज वो उतना बड़ा नेता साबित हो रहा है। जिसको थोड़ी बहुत शर्म है वो आज के राजनीतिक प्रवाह से कोसों दूर है। उसे लोग मत भी नहीं देते। लोगों ने उसको मत दिए तो वो अंदर तक मशीन तक नहीं जाते। मशीन में गए तो काउंट नहीं होते और काउंट हो गए तो सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आने वाले 2029 के चुनाव में सिर्फ सर्टिफिकेट दिए जाएंगे चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग कहेगा कि हमने पूरा प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है, चुनाव की तिथि ये होगी और बहुत खर्चा है देश पे, लोग मन ही मन में आप अपना नेता चुन लीजिएगा। हम चुनाव आयोग दिल्ली से सांसदों को सर्टिफिकेट इशू कर देंगे और उस दिन चुनाव की घोषणा होगी। ये होने वाला है। क्योंकि मैं फिर कहता हूं निर्लज्जता का अमृतकाल है। चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देके कहता है कि मतदाता सूची तय करना, कैसी करना, कब बनाना, इसमें क्या बदलाव करना, बड़े बदलाव करना, छोटे बदलाव करना, छोटा एसआईआर, बड़ा एसआईआर, ये सब हमारे मर्जी पे चलेगा। ये संवैधानिक अधिकार हमको है, ये हम करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम करेंगे और इसमें सर्वोच्च न्यायालय भी कुछ नहीं बोल सकते। मैं उन्हीं की लाइन पकड़ के कहता हूं, यदि आपकी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी से इस देश के संविधान के अनुसार जो हमारी 3 संविधान के स्तंभ है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, यदि इनमें से कोई भी आड़ा तिरछा चलता है तो न्यायपालिका का चाबुक चलना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका संविधान की कस्टोडियन है। इसलिए ज्ञानेश कुमार को लगता होगा कि वो सर्वोच्च भगवान हो गए हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार भगवान नहीं है। ज्ञानेश कुमार यदि यहां चुनाव आयोग चला रहे हैं तो चुनाव करवाने के लिए चला रहे हैं। चुनाव इसलिए कराए जाते हैं कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे और लोकतंत्र इसलिए जिंदा रहना चाहिए क्योंकि मेरे संविधान की मानना है कि लोकतंत्र के द्वारा ही संविधान को लागू किया जा सकता है। कोई किसी से बड़ा नहीं। मैं कभी कभी मैं ये नहीं कहता हूं कि आज मैंने किसी जस्टिस को धन्यवाद दिया तो बहुत अच्छा है, कृपा करके मत बोलिएगा। हमारे कुछ चीफ जस्टिस ऐसे डिस्कशन में बोलते थे कि हम आए दिन हमारे टेलीविजन चैनल पे शुरू हो जाते थे, हेड्स ऑफ, माइलस्टोन, न्यायपालिका में विश्वास जिंदा है। और जब उसका नतीजा आता है, जब निर्णय आता है, तो उस साहब ने 3 दिन जो बोला उस निर्णय में कुछ भी नहीं दिखाई देता था। फिर 3 दिन बाद हम कहते कि इसने मूर्ख बनाया, तो लोग नीचे कॉमेंट बनते थे, पहले तय करो कि इसके लिए तुम्हें गर्व होता है कि इसको आज तुम इसकी निंदा कर रहे हो। इसलिए बहुत कॉशियस होकर बोलता हूं। 1951 में चेन्नई में एक चुनाव हुआ। उस चुनाव में किसी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ, वो केस चला, सुप्रीम कोर्ट तक केस आया। 2052 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि चुनाव प्रक्रिया चालू होने के बाद चुनाव के नतीजों तक सर्वोच्च न्यायालय भी इसमें इंटरवेन नहीं कर सकती। और वो 1952 का भूत दिखा दिखा के चुनाव आयोग संविधान को पैरों के नीचे रगड़ते आया। लेकिन उत्तराखंड के जिला पंचायत के चुनाव में एक महिला ने फॉर्म भरा, वो कांग्रेस समर्थित थी। दूसरी महिला ने फॉर्म भरा, वो बीजेपी समर्थित थी।
शाम तक 2 फॉर्म के बजाय तीसरा फॉर्म नहीं आया। जब फॉर्म हुआ तो दोनों फॉर्म करेक्ट हो गए, एक्सेप्ट हो गए। 2 दिन बाद कांग्रेस समर्थित महिला को बोला गया कि मैडम आपका फॉर्म आज रिजेक्ट हो गया। वो बोला आपने तो इसको पास किया था, रिजेक्ट कैसा हो गया? बोला नहीं, अब रिजेक्ट हो गया, हमने कर दिया, हो गया। और ये महिला अनअपोज चुनाव आ गई। वो हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं, इसको एक्सेप्ट करो। उसके बाद बीजेपी की वो महिला सर्वोच्च न्यायालय में जाके 1952 का हवाला देके कहती है कि साहब आप इंटरवेन नहीं कर सकते। जस्टिस भूषण गवई ने कहा कि तब की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है, ये इंटरवेन करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय को आखिरी दम तक, आखिरी स्टेज तक इंटरवेन करने का अधिकार है। और अब ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं, ये फॉर्म पास होगा। उसके बाद चुनाव हुए और जिस महिला का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था उस महिला का फॉर्म पास हो गया। चुनाव आयोग कहता है कि हम हमारी जिम्मेदारी निभाते हैं। शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए। यदि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो फिर हरियाणा के एक सरपंच का चुनाव का गिनती सर्वोच्च न्यायालय को यदि अपने प्रीमाइसेस में करना पड़े, सर्वोच्च न्यायालय में अपने न्यायालय में बुला के करना पड़े, तो कोई भी शर्मसार आदमी जिसको थोड़ी भी लज्जा होती, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे देता कि साहब एक सरपंच का चुनाव तक मैं ठीक से नहीं कर पाया, मुझे कोई अधिकार नहीं इस चेयर पर बैठने का। लेकिन निर्लज्ज है, हंस देते हैं। उसके बाद चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव क्या हुआ, सारे दुनिया ने वो देखा, सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना पड़ा। अब सर्वोच्च न्यायालय का काम, मैं तो हमेशा कहता हूं, कोई भी एक डिपार्टमेंट सबसे नाकारा, सबसे फ्रॉड, सबसे मूर्ख तरीके से काम करता है, भ्रष्टाचार करके काम करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका पे उसका बोझ बढ़ता है। यदि सारे लोग अपने अपने हिसाब से, संविधान के हिसाब से काम करेंगे तो न्यायपालिका में कोई जाएगा ही नहीं। और आज आए दिन सर्वोच्च न्यायालय में केसेस आते हैं तो चुनाव आयोग के सामने आते हैं। चुनाव आयोग को अपना आत्ममंथन करना चाहिए, लेकिन करेगा कैसे? बेचारे को जो बिस्कुट देता है उसी के लिए पूछ लाएगा, जिसने उसको वहां बिठाएगा उसी भगवान की वो पूजा करेगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि मैंने बोला चुनाव में क्या होगा? मतलब क्या होगा चुनाव में? बिहार में क्या होगा? लोग पूछते हैं बिहार में क्या होगा। मैं कल से आया हूं, हर आदमी पूछ रहा है बिहार में क्या होगा। मतलब जो चुनाव आयोग चाहेगा। अब बिहार में जनता क्या चाहेगी ये नहीं होता। बिहार में आप राजकीय दल क्या चाहेंगे ये नहीं होगा। बिहार में ज्ञानेश कुमार क्या चाहता ये होगा। क्योंकि अब इन लोगों की मस्ती इतनी चढ़ गई है कि अब समय आ गया है कि लोग रास्ते पे उतरे। मैं ये मानता हूं बिहार के अंदर राहुल गांधी और तेजस्वी की जो यात्रा निकली, मैं कतई मानने को तैयार नहीं कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इसलिए लोग साथ में थे, बिल्कुल नहीं मानता मैं। इसके पहले मैंने उनकी यात्राएं देखी है, लेकिन लाखों के तादाद में यदि जन समुदाय उस यात्रा में आया है तो अपना मताधिकार बचाने के लिए आया है। 1947 से लेकर आज तक क्या मिला देश को? क्या इसका देश का किसान 1947 से लेकर आज तक खुश है? कौन सा किसान कहता है कि इस पीरियड में हमने साहब बहुत पैसा कमाया? किसान हमेशा घाटे में। बेरोजगारी तब से आज तक चलती आ रही है। हमें सुविधाएं मिली लेकिन हमारे समस्याओं का निदान नहीं हुआ। आज भी गरीब गरीब है, आज भी श्रीमंत श्रीमंत है, मिडिल क्लास वही अपना रोना रो रहा है। 1947 के अखबार उठा के देखिए, आपको वही हेडलाइन मिलेगी। 2025 के अखबार उठा के देखिए, वही हेडलाइन मिलेगी। समस्याएं निरंतर बढ़ती है, समस्या कोई एक जगह रुकती नहीं। आज एक समस्या का आपने निदान किया, दूसरी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन एक जब लोग कहते कि हमें मिला क्या, हमें मिला एक संविधान का अधिकार। क्या है वो अधिकार? जिससे कर्जा लिया वो साहूकार के आपके साथ लाइन में, जिसने कर्जा लिया वो कर्जदार भी उसी लाइन में खड़ा होके, साहूकार का भी एक मत, कर्जदार का भी एक मत, अंबानी का भी एक मत और वहां उसका ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसका भी एक मत। मतदान का अधिकार ये संविधान ने दिया हुआ सबसे एक नायाब चीज है हमारे पास। और आज यदि उसी पे डाका पड़ रहा है तो लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। बिहार की जो भीड़ थी वो बिहार की भीड़ इसलिए नहीं थी कि इन दोनों को देखने के लिए भीड़ आई थी। उनकी भीड़ ये थी कि हमारे मतदाता का अधिकार जा रहा है। 65 लाख लोग, उन्होंने कहा कि ये मतदार नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? बोले उसमें से मर गए, लोग आ गए, हम तो जिंदा है। मतलब आज पूरी दुनिया में साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि आदमी को कंटिन्यू जिंदा कैसे रखा जाए। तो मुझे लगता है नोबेल पारितोषिक जो है हमारे ज्ञानेश कुमार को सबसे पहले देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई मरे हुए लोगों को जिंदा रखा।
एक जोक है लेकिन वो वास्तविकता है। अब वास्तविकता लगने लगी है। एक आदमी हर चुनाव में हर 5 साल बाद चुनाव के बूथ पे आता है। बोले शांता देवी का वोट हो गया क्या? वो बोला हो गया, सुबह हो गया। बोले इस बार भी रह गया। बोला क्या हो गया? बोले मिलना था उससे। बोले क्यों, कौन लगती है आप? बोली मेरी माँ है। बोले अरे 5-5 साल माँ से नहीं मिलता? नहीं, उसको मरे हुए 20 साल हो गए। हर चुनाव में मतदान करके जाती है और मैं इस आशा के आता हूं एक दिन तो मुझे मिलेगी मेरी मां। ये जोक था लेकिन ये वास्तविकता हो रही है। एक घर पे 40 लोग कैसे रह सकते हैं? चंद्रपुर में 109 लोग एक घर पे। जो घर पे था वो बोला हमारे 2 वोट है भाई साहब, बाकी लोग मेरे घर पे क्यों है मुझे पता नहीं। चुनाव आयोग कहता है कि छोटी मोटी गलतियां होती है। छोटी मोटी गलतियां होती है। 225 वोट बिहार में एक घर पे, और चुनाव आयोग ने बता दिया कि वो धर्मनिरपेक्ष है। उस एक घर के एड्रेस पे आदिवासी भी है, ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, ओबीसी भी है, दलित भी है, अति दलित भी है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड भी है। उसमें अल्पसंख्यक भी है और 2 सरदार जी भी है और एक साउथ इंडियन है, एक ही एड्रेस पे। जब ये एड्रेस का मामला हो गया तो ये नया रूल निकाल रहे अभी कि अब एड्रेस डालेंगे ही नहीं। अब एड्रेस डालेंगे ही नहीं, लफड़ा ही नहीं होना। तो अब चुनाव लड़ने के मायने ये नहीं रहे हैं कि आप उम्मीदवार दो, प्रचार करो और चुनाव जीतो। नहीं, आज जब मतदाता सूची बनती है तो आपको अपने वार्ड पे ख्याल देना पड़ेगा। मेरे वार्ड की मतदाता सूची क्या है, उसमें कितने मेरे लोग रह गए, कितने बाहर के लोग आ गए। ये बाहर के लोग आए, ये रहते या नहीं रहते। ये अब चुनाव माइक्रो लेवल पे हो गया। जब आप चुनाव लड़ोगे तो आपको वो ख्याल रखना होगा कि पहले मतदाता सूची में ना लोग बाहर से आए ना हमारे लोग गायब हो जाए। उसके बाद जब मतदाता सूची आती है तो फिर मतदान का टाइम आता है। मतदान के टाइम पे भी ये देखना होता है कि 11th आवर पे, क्योंकि अभी चुनाव आयोग तो मतदान के 2 दिन पहले तक 2-2.5 हजार वोट ऐड कर देती है। बोले 2 ही दिन पहले 2.5 हजार वोट इधर आ गए। आपको वो भी देखना पड़ेगा कि 2 दिन पहले 2.5 हजार वोट आ गई तो ये कौन है। आपको पुलिसिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद मतदान होगा, अंदर जो लोग बैठते हैं उनको मशीनों पे ध्यान रखना पड़ेगा। मशीनों के ध्यान करने के बाद आपको ये बात भी देखनी होगी कि चुनाव की मशीनें चेंज नहीं होती, उसके साथ जाना होगा। मशीनें जहां रखती वहां सोना होगा। जब मशीनें काउंट होती है और वो कंप्यूटर पे चढ़ती है, ये कोरबा का केस है। कांग्रेस के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे अग्रवाल, हमारे पुराने कंबाइन मध्य प्रदेश से मैं जानता था, बड़े अच्छे मित्र थे हमारे। उन्होंने कहा कि कोरबा में हमारे यहाँ लोकसभा हम जीत रहे थे। मैं घर गया खाना खाने, फोन आया साहब निपट गए। मैं भागते हुए आया। अब वो है अग्रवाल, लेकिन हरियाणा में सब जाति पाए जाते हैं 6 फीट के। वो चला गया ऊपर। कलेक्टर ने कहा आप नहीं अंदर आ सकते। धक्का मुक्की हुई तो उसने कहा कि हम जीत रहे। वो बोले सारे मशीनों पे हम जीत रहे थे, ये अभी बोल रहे कि तुम्हारा कम हो गया। तो उसने इधर उधर देखा तो एक जो कंप्यूटर पे फीड कर रहा था उस लड़के ने आंखों से इशारा किया, क्योंकि उसने उसको नौकरी पे लगवाया था। तो अंदर घुसा। कलेक्टर बोले इधर नहीं घुस सकते। फिर पकड़ा पकड़े हुए अंदर घुसा तो पता पड़ा कंप्यूटर में जो शीट लोड हो रही थी वो जो सबसे जितने भी इंडिपेंडेंट थे सबके वोट बीजेपी को, कांग्रेस के भी वोट बीजेपी को। जिस मशीन में कांग्रेस को 1200 मिले उसमें 200 उधर और 1000 इधर। तो 2 घंटे के अंदर पलट गया। मैं बनारस गया था और बनारस में कमलापति त्रिपाठी जी के 120वीं जयंती पे गया था और मुझे बाकायदा बड़ा गर्व के साथ बताया गया कि शरद पवार जी भी कार्यक्रम में एक दफा वहां चीफ गेस्ट करके गए थे और उन्होंने मुझे फोटो वोटो भी दिखाए। तो तब बनारस के लोग बार बार यही कहते कि ये हमने वोट दिया नहीं, ये जीता कैसे। 8 राउंड तक नरेंद्र मोदी हार रहे थे। उसके बाद अनाउंसमेंट बंद हो गई और एकदम फाइनल अनाउंसमेंट हो गई, जीत गए जीत गए जीत गए। तो ये वोट चोरी नहीं, ये डकैती है। तो आपको वहां तक लड़ना है। सर्टिफिकेट भी मिलता कि नहीं पता नहीं। आपने सर्टिफिकेट ले लिया, आपने जीत करके आपको गुलाल लगा रहे लोग, अंदर पता पड़ा पिछले दरवाजे से सर्टिफिकेट ले गया। तो बोला ये कैसा जीता, आपने तो हमको घोषित कर दिया था। बोले नहीं, 3 बंडल वो पोस्टल बैलेट के रह गए थे गिनने के, उसमें वो जीत गए। तो ये वस्तुस्थिति है। और
लगातार, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आज बिहार में मंत्रियों को भगाया जा रहा है, मंत्री धोती पकड़ के भाग रहे हैं। ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कहता हूं, आप में से सभी ने वो वीडियो देखे होंगे। यदि इतना क्रोध है लोगों में, तो जब नेपाल हुआ, जब बांग्लादेश हुआ, जब श्रीलंका हुआ, हमने कहा कि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इसको एक यूनिट में देखिएगा। डीप स्टेट अपने जगह पे है, डीप स्टेट भारत में भी हुआ था, लेकिन भारत में डीप स्टेट होने के बाद भारत संभल गया, लेकिन बाकी जगह जगह कौन देता है? जब सत्ताधीश अपने अत्याचारों की इंतहा करते हैं, और हमारे पुराण में यही बताते हैं, ये अंधभक्त, इनको ये ज्यादा भाषा समझ में आती है रामायण महाभारत की। जब अति हो जाती है तो भगवान ने अवतार करके जन्म लिया है, और अब भगवान तो जन्म लेने से रहे कलयुग में, तो जब अति हो जाती है तो भगवान हर इंसान के रूप में प्रवेश करता है, बोलते अब तू लड़, और लोग रास्ते पे उतर आते हैं। यदि ज्यादती की, ज्यादा अत्याचार किया तो बांग्लादेश होगा, ज्यादा अत्याचार किया तो नेपाल होगा। आज उसकी परिणति है। 8,000 के आसपास लोगों को जो वहां कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, एक झटके में निकाल दिया बिहार में। 28 दिनों से वो लोग आंदोलन पे बैठे हैं, कोई देखने को तैयार नहीं उनको। एकाएक उनको पता पड़ा कि जेपी नड्डा जी आज मीटिंग करने आ गए। 8,000 लोगों का जुलूस बीजेपी के कार्यालय पे धावा बोल दिया। जेपी नड्डा तो भग लिए, बाकी जो मंत्री अंदर थे वो धोती पकड़ के पिछले रास्ते से भग लिए, तीसरी जगह मीटिंग की, और जेपी नड्डा बिना नीतीश कुमार के मिले दिल्ली चले गए। ये छोटी सी शुरुआत है। बांग्लादेश, नेपाल, लंका, छोटी सी शुरुआत हुई थी। इसलिए मैं, कोई भी सत्ता में हो, कल आप भी लोग सत्ता में आ सकते हो, सत्ता में आने के बाद एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों के दुख दर्द सहन नहीं उसमें से कोई निदान कर सकते, उसको मरहम लगाने का बात करिएगा, उनकी तकलीफ सुनने की बात करिएगा। आप तकलीफ भी सुनने की बात नहीं करते। मुझे कल ही रात को किसी ने किस्सा सुनाया। एक तरफ नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहते थे, बिहार ने सर पे लिया था। आज नीतीश कुमार को लोग बोल रहे कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, केमिकल लोचा हो गया, कुछ तो भी करता है बाबा। क्यों कहने लगे जो लोग प्यार करते हैं? क्योंकि लोग थक गए। मैं आज इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं आज इस मंच पे हूं, लेकिन आप मुझे सुनते होंगे तो मैं ये उदाहरण कई जगह दूंगा। शरद पवार जी बैठे हैं यहां पे कुछ लोगों की महाराष्ट्र में परीक्षाएं हुई, पास हो गए। अब वो अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे थे कि ज्वाइन करना है। और खोबरागड़े मैडम का कोई केस हो गया, उसके बाद मामला लंबित पड़ा। 2 साल से वो लोग इंतजार कर रहे हैं, पास हो गए, अपॉइंटमेंट नहीं। किसको मिले या मिलने को कौन तैयार है? लोगों ने शरद पवार जी का रुख किया। पवार साहब ने बोला आने दीजिए, मिल लीजिए। सीएम साहब को फोन लगाया। सीएम साहब तिरुपति में थे। जो ज्यादा भगवान के पास जाता है तो समझ लेना उसने ज्यादा पाप किए हैं, यह मैं मानता हूं। जो पुण्य करता है उसको भगवान वैसा ही देता है, क्योंकि भगवान ने आपको किसी काम के लिए दिया है। तो ये तिरुपति भागे। तिरुपति जब गए तो फिर साहब ने कहा कि अधिकारी कौन है? तो एक अधिकारी से बात की, वो महिला अधिकारी थी। उसने कहा कि साहब मैं खुद मिलने आती हूँ। वो आई और उसने कहा कि मैं 1 महीने के अंदर, मैं आपको शब्द देती हूँ, 1 महीने के अंदर इनका मैं अपॉइंटमेंट लेटर इशू करूंगा। और 1 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ। आपको यदि अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं इशू होता तो आंदोलनकारी को यह इतना सुकून होता कि मैं जिसके पास आशा से गया उसने मेरी बात सुनी, मेरे लिए 4 फोन लगाए, मेरे लिए थोड़ा तो कोई तकलीफ उठाई। ये होता है। अभी अजीत पवार जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा, आप में से बहुत सारे अजीत पवार जी के प्रेमी होंगे तो गालियां मुझे देना प्लीज, आयोजकों को कुछ मत कहना। तो अजीत पवार जी ने कहा कि इसलिए सत्ता के साथ रहना होता है कि कर्मचारियों के और कार्यकर्ताओं के काम करने होते हैं। ये मैं शब्द यूज नहीं करता हूं, ये नामर्द की निशानी है। जो मर्द यहां बैठा है 80 पार, वो सत्ता के साथ नहीं, उसके बाद भी एक फोन करके
यदि अपॉइंटमेंट लेटर दिलवा सकता है तो यह आदमी का वजूद होना चाहिए। मेरा दावा है, आज मैं जब गया बनारस तो मुझे 10 लोग बोल रहे थे कि शरद जी आके यहां क्या बोल गए। शरद पवार जी आज आए थे, आपके शरद पवार आज यहां आए थे। बनारस में जाके मुझे गर्व हुआ कि मैं मराठी हूं, क्योंकि एक मराठी नेता का नाम बार बार मेरे सामने लिया जा रहा है। हवा होनी चाहिए। आज मैं इनके सामने नहीं बोलता। शरद पवार जी किसी भी मुख्यमंत्री को, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, 3 इंजन की सरकार हो, यदि मुख्यमंत्री को फोन करे कि उसकी औकात नहीं, फोन पे ना कह दे और मना करे कि मैं नहीं हूं, क्योंकि ये मेहनत है, ये लोगों के लिए जो जननायक होता है उससे किसी भी पार्टी का आदमी सुनता है। जो दलाली का नायक होता है उसको सत्ता की जरूरत पड़ती है। यह फर्क है। इसलिए जननायक बनो। आप विपक्ष में हैं लेकिन लोग आपको चाहते हैं। ठीक है, मशीनों के द्वारा वो सत्ता में बैठे होंगे लेकिन जनता के नेता आप हो। उसी बनारस में अजय राय है जो लड़े थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। मोहल्ले मोहल्ले में आजकल उनका स्वागत हो रहा है, उनको फूल पहनाए जा रहे हैं और जनता उनको सांसद घोषित कर रही है। बोले भाई साहब, आप हमारे सांसद हैं, हम उसको नहीं मानते जो मशीनों के द्वारा चुना हुआ है। ऐसा कुछ करो तो मजा है। सत्ता की दलाली करके तो कोई भी कमा जाएगा और इधर उधर रोज विचारधारा बदल के तो कोई भी सत्ता में रहेगा। मैं कारपोरेट सेक्टर को देखता हूं। मैं दिल्ली में 30 साल के वास्तव्य में हूं। सरकारें आती है जाती है, दलाल वही रहते हैं। समझ में नहीं आता, तो कांग्रेस की भी सरकार हो तो वो कोयले का काम करने वाला आदमी वही होता है, बीजेपी की भी सरकार आई तो कोयले का काम करने वाला आदमी यही होता है। तो मैंने कोयले वाले को पूछा, मैंने यार तू जुगाड़ कैसा करता है? उसने बोला जुगाड़ किस बात का? मंत्री आता है और पूछता है कि इस मंत्रालय में क्या खेल है। वो बोलते हैं कि साहब यादव साहब को मालूम है, पिछले मंत्री को वही चलाता था। बोले यादव को बुलाओ। यादव जाता है, बोले प्रणाम सर, बुके उके लेके। यादव जी आपका भाई कोयला मंत्री है? मिलके काम करेंगे। बोले हाँ साहब। मीटर डाउन। तो जो लगातार निरंतर जुगाड़ से सत्ता में रहता है, मान लीजिए वो सत्ता का दलाल है। सत्ता में आना जाना एक कंटिन्यूअस। अटल जी का भाषण, ऐतिहासिक भाषण पार्लियामेंट का, लोग सत्ता में आते हैं जाते हैं, लेकिन विचारधारा होनी चाहिए। जो अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, जिसकी विचारधारा 2-2 मिनट के अंदर बदलती होगी, उस आदमी का क्या भरोसा। जो विचारधारा का नहीं रहा वो आपका कैसा होगा? ये होना चाहिए। होता है, राम को भी वनवास हुआ 14 साल का। राम को वनवास हुआ तो लक्ष्मण ने तो साथ नहीं छोड़ा ना, हनुमान जी तो साथ में नहीं छोड़ा ना। आप रामायण देखिए, महाभारत मत करिए। जब रामायण देखोगे, ये हमारे हनुमान यहाँ है, रोज गाली खाते हैं। अवार्ड मैंने एक बार बोला था हनुमान इनको, तो कई लोगों को बुरा भी लगे, आपको हनुमान क्यों बोला। तो कुल मिलाकर ये आस्था होनी चाहिए। वर्तमान में सरकार, इस देश में राजनीति चल नहीं रही है। इस देश में राजनीति के नाम से तानाशाही चल रही है। इस देश में इमरजेंसी भी ज़्यादा बुरी स्थिति है। इस देश में इमरजेंसी में लोगों को लज्जा थी। इमरजेंसी में ऐसे कई नेता भी थे कि जो इमरजेंसी लगने के बाद मुंह छुपाते रहे थे, क्योंकि उनको लोगों को चेहरा दिखाने में शर्म आ रही थी। मैं आज आपको बताता हूँ, आज हमारे आदरणीय अविनाशी, नॉन बायोलॉजिकल, सीधा ऊपर से टपके हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज आसाम में थे। आप उनका आसाम का भाषण सुनिए, समझ में नहीं आता क्या कहे। मैं शिव का भक्त हूं, जहर निगल लेता हूं, जनता मेरी भगवान है। और जो जहर उगलता है शिव का भक्त है, जो जनता को भगवान मानता है, वो अपनी आत्मा से आवाज नहीं करे, बोलेगा तो कौन बोलेगा? उसमें आत्मा आवाज नहीं करेगी तो कौन बोलेगी? मैं मेरे जनता का अपमान होना देख नहीं सकता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये शिव के भक्त थे। किसी के भक्ति पे सवाल उठाने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन ये शिव के भक्त थे तो ये रावण है। रावण से बड़ा शिव का भक्त कोई नहीं था। ये कहते हैं कि मैं जहर निगल लेता हूं,
इससे ज्यादा 2014 से लेकर आज तक और 2014 के पहले भी गुजरात में था, तब से आज तक किसी ने इससे ज्यादा जहर उगला नहीं होगा। जहर उगलने वाला जहर निगलने की बात करता है। इसी महाराष्ट्र के पावन भूमि पर, इसी फूले जी के भूमि पर, आंबेडकर जी के भूमि पर, छत्रपति शिवाजी महाराज के भूमि पर यही आदमी बोल के गया था कि मंगलसूत्र खींच के तुमको दूसरे को दे देंगे। ये जहर उगलना नहीं तो क्या था? किसका मंगलसूत्र गया? और ये मंगलसूत्र की बात करे जो अपने मंगलसूत्र की लाज नहीं रख सकता। यह है दुर्भाग्य इस देश का। ये जहर उगलता है, टोपी पहनने पे ऑब्जेक्शन लेता है, कब्रिस्तान, शमशान, हलाल, झटका। कौन बोला? आप ही तो बोल रहे थे। और आज आप कहते हो कि मैं जहर निगलता हूं। आप जहर उगल रहे हो। आप शिव भक्त हो, लेकिन आप रावण जैसे शिव भक्त हो। आत्मा की आवाज, आप में आत्मा है। जनता की तकलीफ देखने के बाद मेरी आत्मा की आवाज नहीं आएगी तो किसकी आएगी? तो जो पहलगाम में जो जिनके घर के चिराग बुझे हैं वो जनता नहीं थी। पुलवामा में जो लोग मारे गए वो इस देश की जनता नहीं थी। 700 किसान मारे गए किसान आंदोलन में, वो इस देश की जनता नहीं है। पिछले 3 महीने में महाराष्ट्र में 700 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, वो जनता नहीं है। आपकी जनता क्या चंद उद्योगपति है कि उन पे आघात आने पे ही आपकी आत्मा कचोट होगी? महिलाओं की इज्जत करने की बात करते हो। हमारे देश की होनहार हमारी बहनें जो ओलंपिक में मेडल लेके आई, उनके इज्जत पे हाथ डाला। और इज्जत पे हाथ डालने के लिए वो एफआईआर करना चाहती थी, न्याय मांगना चाहती थी, उसे सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा। लेकिन इस इंसान मात्र 5 किलोमीटर दूरी पे बैठा हुआ, इसकी आत्मा ने आवाज नहीं करी। इनकी आत्मा सब्जेक्टिव है। इसकी आत्मा चंद उद्योगपति के लिए बोलती है, इसकी आत्मा खुद के लिए बोलती है। इसके जनता के मायने गुलाम हैं। आप गुलाम समझता है जनता को, मूर्ख समझता है जनता को। मैं आसाम के समय रक्तपात हुआ, कांग्रेस के समय इतना रक्तपात हुआ। कांग्रेस की बात मत कर, तू अपनी बात कर। 11 साल से तू भी है। 11 साल में क्या हुआ? जितने आतंकी हमले पहले नहीं हुए उससे ज्यादा आतंकी हमले आज हुए हैं। क्या कर लिया आपने? आज आप बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ पानी नहीं चलेगा, खून नहीं बहेगा, क्रिकेट कैसा चल सकता है? और जब वानखेड़े स्टेडियम खोदा गया शिवसेना द्वारा, तब क्या बीजेपी ने साथ नहीं दिया? तब आपको पाकिस्तान से नफरत थी। आज आपका बेटा बैठा हुआ है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पे, तो आज उसके लिए आपको सारे पाकिस्तानी भाई हो गए। मैं व्यक्तिगत रूप से खेल, संस्कृति, संगीत, इसमें बाउंड्रीज नहीं देखता। इसमें मैं धर्म नहीं देखता, इसमें मैं जाति पाति नहीं देखता। लेकिन फिर यह अधिकार मुझे है कहने का कि गुलाम अली की गजल भी सुनूंगा, पाकिस्तान से क्रिकेट भी खेलूंगा। लेकिन गुलाम अली की गजल सुनने में आपको तकलीफ है और पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने में आपको प्यार है। और निर्लज्ज इतने कि वो सिन्हा, एक सांसद है, वो कहता है कि पानी और खून बोला था, क्रिकेट नहीं बोला था। यह निर्लज्ज लोग हैं, बहुत ही निर्लज्ज लोग। मतलब इनसे क्या लड़ा जाए? हदपद हो जाता आदमी। निर्लज्जता मतलब, हाँ नहीं बोला था, खेल बोलेंगे तब करेंगे। खेल कब बोलोगे? शरद पवार जी जिस दिन अध्यक्ष बन जाएंगे उस दिन खेल भी बंद कर देंगे, क्योंकि शरद पवार जी क्रिकेट में है, अभी हमारा बेटा क्रिकेट में है। तो और ये कहते कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मैच हो रही तो मना नहीं करेंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, मॉस्को में ओलंपिक थे, अमेरिका के नेतृत्व में इस विश्व के आधे देशों ने बहिष्कार किया था। क्रिकेट तो चंद देश की 10 देश खेलते हैं, उसमें आपको डर लगने लगा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तुम्हारी साख कहां रही है? जहां जाते हो जूते खा के आते हो। अमेरिका जाता है वो आपको इतना बोलता है। और आज एक
सुप्रिया जी, पता है आपने वो स्टेटमेंट सुना कि नहीं? एक नए राजदूत आ रहे हैं भारत में अभी, अमेरिका के। उन्होंने आने के पहले एक इंटरव्यू दिया बीबीसी को। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है, डोनाल्ड ट्रंप जी ने कभी भी मोदी के बारे में अपशब्द नहीं कहे, न कभी मोदी के बारे में बुरा कहा। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जितना भी कहा वो भारत के बारे में कहा, मतलब भारत को गाली दी, भारत को बुरा कहा, मोदी जी को बुरा नहीं कहा। तो मैं आज उस मां भारती के बेटे को पूछता हूं, आज डोनाल्ड ट्रंप का राजदूत कहता है कि उसने तुम्हारे मां को गाली दी। आज तुम्हारे में औकात है डोनाल्ड ट्रंप को पूछने की कि तूने मेरे मां को क्यों गाली दी? एक पंक्चर वाला किसी स्टेज पे जाके एक गाली देता है और आप इसको राष्ट्र की समस्या देख रहे हो। आप अपने मां के लिए मेरे मां को गाली दी, मेरे मां को गाली दी, मेरे मां को गाली दी। अरे गाली किसने दी? नरेंद्र मोदी की मां कोई इतनी सस्ती चीज है कि कोई भी आके गाली दे और उसका अपमान हो? मैं इंदौर में था। इंदौर में सर सेठ हुकुमचंद की एक किस्सा है। सर सेठ हुकुमचंद बहुत बड़े टेक्सटाइल टाइकून थे, कॉटन किंग माना जाता था। बिरला जी ने पहली जूट मिल जो शुरू की थी, उसका फाइनेंस सर सेठ हुकुमचंद ने दिया था। इंदौर में बहुत बड़ी हुकुमचंद का पैलेस बना हुआ है, कोठी, हेरिटेज प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने हुकुमचंद मिल शुरू की। तो कोई एक वहां पे नेता खड़ा हुआ, उन्हें बोला बोनस चाहिए, उन्हें बोला कोई बोनस नहीं मिलेगा। तो वो टांगा लेके पूरे इंदौर में घूम रहा। हुकुमचंद सेठ दिवालिया हो गयो, हुकुमचंद सेठ दिवालिया हो गयो। तो शाम के टाइम पे सब बड़े लोग बैठने मिलने जाते थे। तो किसी ने कहा कि क्या कर रहे हो सेठ, इसके मुंह पे कुछ पैसे दे के खत्म कर दो ना। पूरे शहर में बदनामी कर रहा है कि हुकुमचंद सेठ दिवालिया हो गयो, हुकुमचंद दिवालिया हो गयो। तो हुकुमचंद ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, बिरला बोलो तो जानू। बिरला कहे हुकुमचंद दिवालिया हो गया तो उसको दिखाऊंगा मैं मेरी तिजोरी। ये अरे गहरे नत्थु ठहरे की औकात क्या है कि वो मुझे दिवालिया बोल जाए और मैं दिवालिया हो जाऊं? एक पंक्चर वाले की औकात इतनी हो गई, जो किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं है, उसने गाली दी तो मोदी जी का मां का अपमान हुआ। और फिर मोदी जी जब गाली की बात शुरू हो गई तो पता पड़ा कि भारत देश के सबसे ज्यादा शातिर गालीबाज भाजपा में बने हुए हैं। एक एक के वीडियो सामने आए, सब चुप हो गए। उसके बाद कुछ नहीं। अभी हमारे साइबर पे हमारे मित्र ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। मैं एक साइबर का किस्सा सुनाता हूं। 2 दिन पहले, क्योंकि आप सम्मेलन में व्यस्त होंगे, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, एकाएक सुबह खबर आई कि राहुल गांधी ने जो बेंगलोर के वोट चोरी को पकड़ा है, वो ब्रह्मदेश यानी म्यांमार में एक तय हुआ था, षड्यंत्र रचा गया था। और नेपाल जैसी स्थिति भारत में करने के लिए राहुल गांधी ने म्यांमार के साथ हाथ मिलाया। साहब, सुबह वो खबर आई, कोई मेटा डेटा करके चालू हो गया मामला, और दनादन सारे चैनल लग गए कि देश निकाला कर देना चाहिए, पूरा गांधी परिवार ऐसा, ये वो।